सोचो एक जगह है जहाँ शाम ढलते ही लोग अपने बाल खोलकर जोर जोर से सर को पीटने लग जाते हैं, सर पटकने लग जाते हैं। जहाँ पे एक ऐसी औरत दिखेगी जो लोट पोट होते हुए जमीन पर एकदम से उठती है और फिर शेर की तरह कर चिल्लाती है। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम हिताक्षी है। मैं यहाँ पे इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज़ कवर करती हूँ, स्पिरिचुअल स्टोरीज़ कवर करती हूँ। और अभी हमने जितने ये स्पिरिचुअल धाम है जहाँ पे लोगों की रक्षा होती है, सुरक्षा मिलती है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उन सबको कवर करना शुरू किया है, उसके पीछे के इतिहास को जानना शुरू किया है। आई होप आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आए और इस स्टोरी के साथ बने रहिएगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट ज़रूर छोड़ना। भूतों का कोड, कभी ये चीज़ सुनी है? अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं कौन सी जगह के बारे में आज अनफोल्ड करने जा रही हूँ आपके सामने। अगर अभी भी गेस नहीं कर पाए हैं तो एक और हिंट देती हूँ, दौसा विलेज, दौसा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर की, मेहंदीपुर के फेमस टेम्पल बालाजी टेम्पल की। राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है मेहंदीपुर। अरावली की दो बड़ी बड़ी रेंजेस के बीच में एक छोटा सा गांव, जो आज से कुछ साल पहले एक गांव नहीं था, जबकि सिर्फ घना जंगल था। अरावली के आप पहाड़ इमेजिन कीजिए, वहाँ का जंगल, वहाँ का जो भी फौना फ्लोरा है उसको इमेजिन कीजिए, तो वहाँ पे आपको दूर दूर तक कुछ ऐसा समझ नहीं आएगा कि कोई कस्बा हो भी सकता है। लेकिन वहीं पे डिस्ट्रिक्ट दौसा में एक छोटा सा कस्बा है मेहंदीपुर। ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? तो मैंने कहा था ना, जब भी ऐसी कहानियां शुरू होंगी तो हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो आज भी आपको मैं लेके चलती हूँ समय के उस पीछे दौर में। लेकिन उससे पहले कहानी लंबी होने वाली है, तो अपने चाय के कप उठा लीजिए, अगर कॉफ़ी पीते हैं तो वो बना लीजिए, और मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, कि किसी की भी भावनाओं को, उनकी मान्यता को मेरा ठेस पहुँचाना काम नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च करके, किताबें पढ़कर, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़कर, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके एक निचोड़ निकालती हूँ और वही आपको आकर सुनाती हूँ। अगर किसी की भी श्रद्धा या भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है। ये जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन चीज़ों की वैलिडेशन ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएगी। अगर मैंने कोई भी बात करी है और आप ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की वैलिडेशन मिल जाएगी। उसके बाद भी मेरी टीम है जो इस चीज़ को भी वैलिडेट करती है कि वो आर्टिकल सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके साथ आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है या कितनी नहीं, लेकिन ये मुझे ऑनलाइन मिली है। राजस्थान के दौसा ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है मेहंदीपुर। किसी टाइम पे ये एक घना जंगल हुआ करता था। अरावली की दो बड़ी पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा कस्बा, दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई इंसान तो छोड़ो, यहाँ पे ज़्यादा जानवर भी नहीं होते थे। इस टाइप का इलाका था ये। और कहा जाता है कि ये मंदिर कम से कम भी 1000 साल पुराना है। ये तक कहते हैं कि यहाँ की जो मूर्ति है वो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, कोई चट्टान आकर यहाँ पर नहीं गिरी है। ये स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद ब खुद प्रकट हुई हो। अब इमेजिन करो, एक जंगल है जहाँ पे कोई भी नहीं है, सन्नाटा है एकदम, और वहाँ के लोग जिनकी बात करते हैं, जिनको हम महंत जी कहते हैं, महंत जी के पूर्वजों के सपने में एक बार हनुमान जी आते हैं। अब ज़रा उस वक्त की कल्पना करो जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, कोई बस्ती नहीं, इंसान नहीं, और एक साधु जिनको आज हम महंत जी कहते हैं, महंत जी के पूर्वजों के सपने में हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी का रूप बालाजी की तरह से प्रकट होता है, और उनके साथ दो और बहुत ही शक्तिशाली देव, वो फिगर्स थे प्रेतराज यानी कि प्रेतों के राजा, और कोटवाल भैरव जो शिव जी का ही उग्र रूप है।
उनके सपने में आते हैं और आदेश देते हैं कि हमारी वहाँ पे उस जगह पे मंदिर स्थापना करो और हमें पूजना शुरू करो। तो उनके जो पूर्वज होते हैं वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो एकदम सुनसान इलाका है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा जंगली जानवर होते होंगे और तो कुछ भी नहीं है। और वो बढ़ते जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको लगे कि थोड़ा ठीक माहौल है कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जा सकती है। जब वो आगे जाते हैं वो देखते हैं कि एक शिला पड़ी हुई है उनके सामने। तो वो देखते हैं और वो अपने सपने को सोचते हैं और वो कहते हैं ये तो साक्षात वही चीज़ है जो मेरे सपने में आई थी, यानी कि बालाजी। और जब वो उस शिला को देखते हैं, उस स्वयंभू मूर्ति को देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, यही है बालाजी। अब देखने वाली बात ये थी कि उनके सीने से, यानी कि उस मूर्ति का अगर आप ग्रीन करें और जहाँ पे उनका सीना है उसके आधे हिस्से से पानी भी निकल रहा है और वो आज तक निकलता है। आज भी उस शिला से पानी निकलता है और वहाँ के लोग इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि जब ये चीज़ हुई थी उस ज़माने में, तब से लेके आज तक इस शिला से पानी निकलता है। उनका आधा शरीर गीला रहता है उस पानी से। अब धीरे धीरे ये छोटा सा कस्बा मंदिर में बदला। वो मंदिर लोगों के रहने का स्थान बनता गया। मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्ट अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी देखा है, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो राजपूताना स्टाइल का है। वहाँ पे जो पत्थर पर नक्काशकारी की गई है वो राजपूताना स्टाइल की है। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे लोग आने लगे, रहने लगे, बसने लगे और इस तरह से वो छोटी सी जगह मेहंदीपुर कहलाने लगी। आज वहाँ पर लोग रहते हैं। उस गांव में प्रॉपर लोगों के घर हैं, जगहें हैं, कामकाज है। अब वो जगह आने जाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होती गई, लेकिन ये जगह उस कारण प्रसिद्ध नहीं है। जो पहली बार ये कहानी सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेहंदीपुर बालाजी वाली जगह बालाजी की प्रेजेंस के कारण प्रसिद्ध नहीं है। वो प्रसिद्ध है भैरव बाबा और प्रेतराज की प्रेजेंस के कारण। एक बालाजी जो इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए है, भैरव बाबा जो अन्याय करते हैं इंसानों के साथ और प्रेतों को सज़ा देते हैं इंसान के शरीर को तंग करने के लिए, उनको पोजेस करने के लिए। और वहीं पे है प्रेतराज जो आत्माओं के साथ न्याय करते हैं। तो कितना खूबसूरत है ना ये। लेकिन आप मुझे बताइए कि मंदिर में जैसे मर्जी स्थापना हो, कई बार हम मंदिरों में जाते हैं और कितने सारे भगवान की मूर्ति होती है, आसपास काफ़ी सारी शिलाएं होती हैं, लेकिन कभी भी आपने सुना है कि वहाँ पे एक से ऊपर और किसी की भी पूजा हो रही हो? नहीं ना। अगर वो कृष्णा का मंदिर है तो वो कृष्णा का ही है, शिव का है तो शिव का ही है। लेकिन इस मंदिर में 3 फिगर्स को पूजा जाता है। तो आप सोचिए कि यहाँ की पावर, जो यहाँ पे ऊर्जा है, वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पावरफुल मंदिर, 3 फिगर्स की पूजा, ऐसी ऐसी इतनी ज़्यादा बातें बता दी हैं मैंने आपको कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो यूँ सॉल्यूशन होता होगा ना किसी भी समस्या का। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इस जगह को भूतों का कोट भी कहा जाता है। ये जगह प्रसिद्ध ही इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे इंसानों के साथ साथ आत्माओं को भी न्याय मिलता है। एक ऐसी चीज़ जो आज भी टैबू है, वो है या नहीं, भूत होते हैं या नहीं, आत्माएं होती हैं या नहीं, कोई नहीं जानता। हॉरर स्टोरीज़ आप सारे बहुत सुनते हो, शायद से थोड़ी देर के लिए डर भी जाते होगे, लेकिन आप में से कौन कौन कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप 100% उस पर बिलीव करते हैं। और सिर्फ इस बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, हम आगे जाके इसको साइंटिफिकली भी ब्रेक डाउन करेंगे। तो आज की कहानी में आगे चलते हैं। अब ये कहानी यहाँ पे गहरा मोड़ लेती है। मेहंदीपुर बालाजी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। कहने को तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मंदिर ही है, यहाँ पे तो हर कोई जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं जो संकट वाले हैं, जो किसी भी काले जादू से परेशान है, किसी के किए कराए से परेशान है, कोई आत्मा से पोजेस्ड है, किसी को ऐसा भय है कि उसके ऊपर कोई ओपरी चीज़ है, वो होते हैं संकट वाले। उस लोकल लैंग्वेज में उनको संकट वाला कहा जाता है। और फिर वो वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर अपने संकट बताते हैं और फिर उनके संकट का निवारण करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए ये एक मंदिर से ज़्यादा एक अदालत है जहाँ पे मुकदमे इंसान और आत्माएं दोनों लड़ने आती हैं
अब चलिए, ये कोई आम स्टोरी तो है नहीं जो आपको ऐसी-ऐसी बातें बताकर मैं उलझा कर बस भेज दूँ। शुरू करते हैं कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है। इसका पूरा एक तरीका है, एक पूरी विधि है। जो संकट वाला होता है वो इस पूरी विधि से गुज़रता है और उसके बाद जाके उसको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। सबसे पहले आपकी एंट्री होती है मेहंदीपुर में। कहा जाता है जैसे ही जो संकट वाले लोग हैं, अगर उनमें पोजेशन है किसी चीज़ की या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो मेहंदीपुर के एरिया में आते ही भड़क जाते हैं। अगर आपने मेरी अभी भी सब्सक्राइबर रिधिमा की स्टोरी नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा जाकर, आपको यहाँ कहीं लिंक मिल जाएगा। उनकी कहानी सुनिएगा, उसमें मैंने बताया है कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था। और ऐसी और भी बहुत सारी मेरी स्टोरीज़ है, लेकिन मुझे रीसेंट वाली याद है जिसमें उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी का जिक्र किया है। वहाँ पे जाते ही वो अजीब सी हरकतें करने लग गई थी और वैसा ही होता है, सुनने में यही आया कि उसके डायमीटर में पहुँचते ही, वो सरहद पार करते ही वो आदमी, औरत हो, बच्चा हो या जो भी हो, वो ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जो किसी के समझ में नहीं आती है। और अगर उनमें कुछ कभी था भी नहीं, सिर्फ एक डाउट लेकर भी गए हैं, तो वो डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाता है। फिर बारी आती है मंदिर की लाइन में लगने की। अब कहा जाता है जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो एक कपल को भी हाथ नहीं पकड़ने चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, एस्केप करने की कोशिश कर रही है और इंसान के साथ फिज़िकल टच में है, एक इंसान ही दूसरे इंसान के साथ फिज़िकल टच में है, तो वो आत्मा एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बहुत आसानी से भाग जाएगी और फिर पकड़ में नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे और भी रूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं विधि। सबसे पहले आता है दुर्खस्ता। अब दुर्खस्ता क्या है? इसमें आप लड्डू लेते हैं, लड्डू के 2 डब्बे, लड्डू की 2 थालियाँ ली जाती हैं। पहली थाली का मतलब होता है कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। काफ़ी सारे लोग जो सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, जो सिर्फ श्रद्धालु तरीके से गए हैं, वो 1 थाली लेंगे। 2 थाली का मतलब है कि मैं समस्या में हूँ। वो जो लड्डू लेके जाए जाते हैं उनको हवन में अर्पित कर दिया जाता है, अर्पित उन तीनों देव के नाम, कि आपके लिए ये अर्पित है, ये आप संभालो, हम आपको श्रद्धा के लिए आए थे। और 2 थाली का मतलब है कि अब आप मेरा सॉल्यूशन करवाओ। सो ये तो हो गया दुर्खस्ता। दूसरी है अर्जी। अर्जी अब इंटेंस चीज़ है, इंटेंस रिचुअल है। इस चीज़ में जब अर्जी लगने लगती है तो एक बड़ा सा प्रांगण है, उस प्रांगण को कहते हैं पेशी हॉल। पेशी हॉल में जैसे ही लोग जाते हैं, वैसे ही अगर उनके ऊपर कोई ओपरी बाधा है, कुछ है, तो अजीब सी हरकतें करने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई, आप अगर 100 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक आधा निकल कर ऐसी बातें करेगा, नहीं। वहाँ पर मल्टीपल लोग मल्टीपल हरकतें करते हैं। कोई कोई लेटने लग जाता है, कोई गिर जाता है ज़ोर से और फिर उठता है और फिर गिरता है और फिर उठता है और फिर गिरता है। कोई वहाँ पर अपने दोनों हाथों पर चलने लग जाएगा, कोई ज़ोर ज़ोर से अपना सर पटकेगा, कोई दीवार को नोचने लग जाता है और इतना नोचता है कि उसकी उंगलियों से जब तक खून ना आ जाए। कोई, मैंने आपको एक शायद से पहले भी कभी बताया होगा, लेकिन उबलते हुए पानी को ना अपने सिर पे डालते हैं, लेकिन वो जलते नहीं है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें होती हैं और इसको कहते हैं पेश होना, अर्जी लगाना। जब अर्जी लगती है तो उनके अंदर की जो भी चीज़ें थी वो एकदम से सारी बाहर आने लग जाती हैं, बालाजी के सामने आ जाती हैं। इस ड्यूरेशन में पुजारी जी सीधा सीधा उनको पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तू क्या चाहता है। दैट्स इट। क्योंकि वो, आप सोचिए, जो आदमी पहली बार इस चीज़ को देखेगा उसके लिए कितना डरावना होगा ये सब। ये एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन पावर से, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतनी तेज़ तेज़ अपनी गर्दन हिला ले, कोई इंसान इतना तेज़ तेज़ अपना सिर घुमा ले। कोई तो चीज़ है जो उसमें आ जाती है। और वहाँ के पुजारी ऐसी चीज़ें रोज़ देखते हैं, रोज़ वो घर जाते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो यही चीज़ें देखते हैं। तो वो वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वो सीधा पूछते हैं उस आत्मा से कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तू क्या चाहता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो इंसानी बिल्कुल नहीं होती, वो किसी रूह की आवाज़ होती है। और मोस्टली सताई हुई रूहें, तड़पती हुई रूहें ऐसी, और आवाज़ इतनी डरावनी कि पूछो मत।
ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं वहाँ पे कि अगर किसी ने सुन ली तो शायद ही वो ज़िंदगी में कभी भूल पाएगा। मान लो कि एक जानवर को, एक गरजते हुए शेर को, उसकी आवाज़ को, दोनों को मिक्स करके कहीं इंसान की आवाज़ फिट कर दी जाए तो ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। अगर आदमी है तो महिला की आवाज़ भी निकल सकती है, महिला है तो आदमी की आवाज़ निकाल सकती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी आवाज़ की मॉड्यूलेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब साइंटिस्ट का माने तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये ट्रांस स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जिसमें ह्यूमन भूल जाता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, और एक वो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब जो कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो ट्रांस स्टेट में जाते हैं और डिसोसिएटिव स्टेट में चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक फैक्ट है कि इंसान वही चीज़ें इमिटेट कर पाएगा जो उसने अपने जीवन में एक्सपीरियंस करी हैं या फिर उसने कहीं ना कहीं देखी हैं। अगर उसके ब्रेन के एरिया से, नॉलेज से ही बाहर है तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। और यहीं पे आती है एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कि अगर ऐसा है, डिसोसिएटिव स्टेट और ट्रांस स्टेट में वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे इंसान जो उन्होंने कभी देखी, सुनी या पढ़ी लिखी नहीं है, उनके ह्यूमन एक्सपीरियंस से बाहर है, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि अगर कोई इंसान तमिलनाडु से आया और वो पंजाबी में बात कर रहा हो, या फिर कोई पंजाब से आया वो कश्मीरी में बोल रहा हो, कोई यूपी का हिमाचली बोल रहा हो। अजीब है ना? लेकिन ये चीज़ें भी वहाँ पे हुई हैं। ऐसी लैंग्वेजेस में बात करते हुए पाए गए हैं जिन्होंने कभी ऐसी लैंग्वेज सुनी नहीं, सीखी नहीं। हो सकता है सुनी हो, लेकिन सीखना और उसमें पूरी कन्वर्सेशन करना बहुत अलग बात है। उसके बाद वो एक्सपीरियंसेस शेयर करना जो उनके साथ हुए हैं। अगर मान लो किसी की डेथ बिना बात के, बिना टाइम के हुई है, एक्सीडेंटल डेथ है, तो वहीं से वो बाइक मिलना उस हाईवे के उस कोने पे जहाँ पे उसकी डेथ हुई हो, या वहाँ से वो कंकाल निकलना जहाँ पे वो आत्मा बता रही है, वो चीज़ें कैसे पॉसिबल है? दिस इज़ समथिंग जो आज तक साइंटिस्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं। अगर वो ट्रांस स्टेट या डिसोसिएटिव स्टेट के साथ इसको मैच करते भी हैं तब भी वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है पेशी लगना। ये जो पेशी लगना है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो संकट वाला है उसको दिन में 2-2 बार, 3-3 बार भी पेश करना पड़ता है, सुबह की आरती के बाद और शाम की आरती से पहले। कई फैमिलीज़ यहाँ पे 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकती हैं, और कई महीनों से रुकी हुई हैं और उनका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। महीने महीने में रुकना पड़ता है उनको वहाँ पर, और उनकी पेशी तब तक चलती रहती है जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता। और एक नियम वहाँ का बहुत सख्त है, अगर आपने पेशी लगाना शुरू कर दिया है तो अब कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी चाहने वाला, कोई भी प्यारा बीच में संकट वाले को रोक नहीं सकता, क्योंकि जब पेशी लगती है तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। कोई सर पटकता है, खून निकाल लेता है, कोई अपनी जीभ बाहर तक लमका देता है, यहाँ तक। वहीं पे कोई ज़ोर ज़ोर से अपने आप को मारने लग जाएगा, अपने आप को खरोद लेगा, नाखून से चमड़ी तक उतार लेते हैं। अब आप सोचिए कि कोई आपका प्यारा, आपका परिवार का हिस्सा वहाँ पे ऐसे इस हालात में हो, तो मन करता है ना कि यार रोक दो, बस नहीं मत करो। कोई हड्डियाँ तक मोड़ लेता है, ऐसे मोड़ लेता है जो इंसानी शरीर के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तब लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत ख़तरनाक हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, रोक दो बस। लेकिन उस टाइम पे जब संकट वाले को संकट मिल रहा है, आप बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप बीच में आ गए, आपने रोक दिया, तो सिर्फ रूह नहीं, वहाँ पे जो भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी एनर्जी है, वो सब क्रोधित होती है। और उसके बाद आप एक बार आपने इंटरफेयर कर लिया है, उसके बाद वो प्रोसेस और डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो मैंने बोला ना कि लोग कुछ महीनों से रुके हुए हैं, वो महीने दिनों के ही बने हैं। कुछ दिन का प्रोसेस है, आपको देखना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, उसमें से निकलना पड़ेगा। आप निकल गए तो सही, लेकिन नहीं निकले तो वो प्रोसेस जो कुछ दिनों में सॉल्व होना था, वो महीने लग जाते हैं उसको होने में। अब बात आती है नियमों की। इस ड्यूरेशन में जब आप वहाँ पर हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी पेशी लग रही है बार बार, उनके साथ कोई ना कोई तो रुका होगा वहाँ पे,
सबसे पहला नियम, फ़ोटो और वीडियो नहीं। कहते हैं कि अगर आप यहाँ की फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपने साथ ले जाते हैं तो आपको नहीं पता कि सिर्फ़ आप फ़ोटो या वीडियो लेके जा रहे हैं या उसके साथ कोई एनर्जी कैप्चर करके लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये आसपास जो आप आज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये भी एनर्जी है, हर कुछ एनर्जी है। मैं आज जो भी यहाँ पे सेटअप यूज़ कर रही हूँ, लाइट यूज़ कर रही हूँ, ये भी एनर्जी है। तो वहीं पे जब आप कुछ कैप्चर कर रहे हैं, वो हैप्पी मोमेंट्स भी हो सकते हैं और ऐसी जगह का कुछ कैप्चर कर रहे हैं तो आपकी लाइफ के लिए डिज़ास्टर भी हो सकता है। दूसरा नियम, छूना नहीं है। ना किसी अपने साथ के व्यक्ति को, ना दूर के व्यक्ति को, ना आसपास वाले को, किसी को भी छूना नहीं है। तीसरा नियम, प्रसाद सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मंदिर के ऑथेंटिक लोगों से लेना और किसी का दिया हुआ कोई प्रसाद नहीं लेना है, चखना नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। वहाँ पे लोग आएंगे, आपको प्रसाद देने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं लेना है। चौथा नियम, घर जाते वक्त आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप चाहे वहाँ पे महीने रुके हैं, 1 दिन रुके हैं, 1 घंटा रुके हैं, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप मंदिर से बाहर जाएंगे, सीधा सीधा निकल गए, उसके बाद आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कोई आवाज़ आ जाए, कोई दोस्त की आवाज़ आ जाए, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर पीछे रह गया, पहुँच जाएगा आपके तक, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो 5वां नियम ये है कि आपको वहाँ से प्रसाद घर भी नहीं लेके जाना है। वहाँ पे जो आपने लिया है वहीं पे खाइए, ख़त्म कीजिए, छोड़ जाइए। वहाँ से आप एक पानी की बॉटल भी नहीं लेके जा सकते। उस मंदिर में जो भी है वो वहीं छोड़ कर जाइए। मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर मेरी कभी किसी से बात होती है और वो बहुत इंटरेस्टेड है जाने में ऐसी जगह पे, नॉट जस्ट दैट प्लेस, और भी ऐसी जगहें हैं, अगर वो बहुत इंटरेस्टेड है वहाँ पे जाने के लिए, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप वहाँ से कुछ मत लेकर आओ, कुछ भी मत लेके आओ, ठीक है। जहाँ की ऊर्जा ऐसी है, मतलब पावर है ना कहीं वहाँ पे, उसकी हवा ही वैसी है। वहाँ के हवा में डर लगेगा आपको, मंदिर में होकर भी डर लगेगा, तो आप वहाँ से कोई चीज़ कैसे ला सकते हो यार साथ में। तो आप जब बाहर आ गए हो तो अपने पैर भी अच्छे से झाड़ लो कि वहाँ की मिट्टी भी आपके साथ ना आए, समझे। और ये वहाँ के ही लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, ये वहाँ के लोग ही कहते हैं। और छठा नियम जो है तो छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लहसुन, प्याज, शराब, मीट, मांस वहाँ से नहीं खा सकते आप, वहाँ पे नहीं लेके जा सकते आप। और सिर्फ मंदिर में नहीं, मंदिर का तो है ही है कि हाँ वहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं होता है, अनलेस अनटिल वो ऐसा मंदिर है जहाँ पे बलियाँ चढ़ती हैं, तो वहाँ पे तो मीट, मांस और लहसुन प्याज का नहीं है। लेकिन आप पूरे गाँव में ही नहीं लेके जा सकते। आप एक बार मेहंदीपुर एंटर हो गए हैं तो वहाँ पे आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भूत प्रेत हैं वो इन चीज़ों पे, इन सामग्रियों पे भोग करते हैं। सो ये ना हो कि आप दर्शन करने गए, आपसे कोई एक आधी गलती हो जाए और आप कुछ और अपने साथ संकट वापस ले आए और संकट वाला बन जाए खुद ही। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पे ना थोड़े से डिफरेंट एंगल को एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ साइंस का एंगल। क्योंकि आप सोचो यार, इतने सारे लोग, एक ही जैसी बीमारी, भूत प्रेत पिशाच, ऐसा कैसे हो सकता है पूरे वर्ल्ड में? इंडिया में ही ऐसी जगहें क्यों हैं, ऐसी चीज़ें क्यों हैं? कहीं ना कहीं दिमाग में आता है ना। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे साइंस का एंगल। सो 1981 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री यानी कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था और इसमें पब्लिश किया गया था। और उस साइंटिस्ट थे, वहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीसी सतीजा और उनकी टीम आती है और मेहंदीपुर बालाजी के 100 लोगों पर अध्ययन करती है। अध्ययन यानी कि एक्सपेरिमेंट करती है, उनका प्रॉपर उनको सर्च करती है कि आखिर चल क्या रहा है। सो वो पाते हैं कि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उसमें से आधे लोग न्यूरोटिक हैं। न्यूरोटिक का मतलब होता है जो किसी इमोशनल तनाव से, मेंटल स्ट्रेस से निकल रहे हैं। कुड बी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर ऐसे इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं उनको। और बाद में पता चलता है कि उन्हीं 100 लोगों में से 1/4 लोग साइकोटिक थे। साइकोटिक का मतलब कि उनका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ज़्यादा एक्सट्रीम है, सीरियस है। साइकोटिक का मतलब एक न्यूरोटिक है जिनको ऑलरेडी एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक साइकोटिक है जिनकी मेंटल बीमारी ज़्यादा बड़ी है, जिनको एक्चुअल में इलाज की ज़रूरत है। अब मैं आपको बात बताने वाली हूँ, वो आपको हैरान कर देगी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लोग जिनकी पेशी हो रही थी और जो वैसे एक्ट आउट कर रहे थे, जिसको अभी हम एक्ट आउट कहेंगे या कहेंगे कि वो पोजेस्ड थे या संकट वाले थे, आपको पता है वो साइकोटिक लोग थे ही नहीं। मोस्ट ऑफ देम वर जस्ट न्यूरोटिक।
हैरान करने वाली बात नहीं है कि सिर्फ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें क्या ऐसा रिजल्ट दे सकती है प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो। लेकिन अब इस चीज़ से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात पता चलती है, और वो पता है क्या है? दैट जब लोग ऐसी बीमारियों से जूझते हैं, जब उनको कोई ऐसा इमोशनल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और उनको कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही है, और जब वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उनके घर वाले भी समझ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है और हम सॉल्यूशन करवाने आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग एक्ट आउट करते हैं। यानी कि इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा गया है, और जिसको हम हिस्टेरिया कहते थे, जब आपका मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर फिजिकल फॉर्म में निकलता है। उसको इस प्रोसेस में एक्सप्लेन किया गया कि लोग जब इतनी वैलिडेशन उनको मिलती है, फाइनली पुजारी भी समझ रहे हैं कि कुछ है, और सारे आपके परिवार वाले समझ रहे हैं, इनफैक्ट जितने भी लोग आए हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ, इस इंसान को कोई दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं वो एक्ट आउट करते हैं और वो हील हो जाते हैं। इस चीज़ को नाम दिया गया सोशल वैलिडेशन थेरेपी और रिचुअल थेरेपी। जी हाँ, दिस इज़ अ एग्जैक्ट थिंग, आप इसको जाके गूगल भी कर सकते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद जर्मनी, नीदरलैंड्स और एम्स दिल्ली के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रयोग करने की कोशिश की थी 2013 में, और काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था इनफैक्ट, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये जो भूत प्रेत जिसको लोग कह रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग कह रहे थे कि ये मेंटल डिसऑर्डर है, और लोग इसको नाम दे रहे हैं भूत और प्रेत का, क्या ये एक्चुअल में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश की थी कि वाकई में कुछ ऐसा है जो साइंस की पकड़ से बाहर है। लेकिन आपको पता है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसका कोई भी प्रूफ, वैलिडेशन जो इस चीज़ को ये बता सके कि हाँ सब कुछ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर ही है या कोई भूत प्रेत ही है, कोई निकल पाए, वो नहीं निकला। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी ना कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको बोल भी दें कि हाँ ये कोई डिसऑर्डर है, तो वो चीज़ कैसे प्रूफ होएगी जो लैंग्वेज कभी किसी ने बोली ही नहीं, कभी सीखी ही नहीं, या वो चाल ढाल जो आदमी एकदम से औरत की चलने लग जाता है या औरत आदमी की चलने लग जाती है, इनफैक्ट बॉडी लेविटेट होना धरती से, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इवन इफ वी थिंक अबाउट मल्टीवर्स, यूनिवर्स, और हम ये भी कहते हैं कि इंसान सुपर ह्यूमन है, तब भी ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। We need the solid proofs and the theories. Isn't that right? और अब ये है लोगों का एक्सपीरियंस। आई नो यू हैव बीन स्टेइंग इन दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी पे इसीलिए रुके हैं ताकि आपको ये चीज़ें भी सुनने को मिले, और ये चीज़ें मैंने बहुत जगह से उठाई है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर की स्टोरी से उठाई है, मल्टीपल स्टोरीज़ में उन्होंने जो बातें कही उधर से हैं, इंटरनेट से हैं, एंड मेरे DM से हैं, लॉट्स ऑफ इट। सो मेहंदीपुर बालाजी में जब आप जाते हैं ना, वहाँ की हवा में कुछ अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हवा में कोई आवाज़ें हैं जो आपकी ओर आ रही हैं, आपको कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उन आवाज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपको पता है कि वो जगह ऐसी है, तो आपको ध्यान नहीं देना है। अब मान लीजिए आप किसी कब्रिस्तान में ही गए हैं, जब आप वहाँ जाएंगे आपको पता है ना कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, आपको कोई आवाज़ आएगी भी ना, तब भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार अगर पीछे मुड़ गया तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो फिर वैसा ही ट्रीटमेंट आपको उस जगह का भी रखना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे ऐसे इलाज हो रहे हैं इन चीज़ों के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं आपको। ये कहानी मैंने कभी भी सुनाई नहीं है, अभी शायद आगे मैं आपको कभी सुनाऊँगी। ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे स्टोरी भेजी थी, और उनकी स्टोरी इस तरह से थी कि सॉल्यूशन तो वो करवा के निकल गए थे मेहंदीपुर बालाजी से, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था, सिर्फ एक गलती। और आपको पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है जब आप ऐसी चीज़ों में ना, जब आपने कोई नियम तोड़ दिया ना वहाँ का, मैंने बोला ना दिन महीने बन जाते हैं, तो आप सोचो आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, सारा कुछ हो गया, और आपने पीछे मुड़ के देख लिया। आई मीन आप ऑलरेडी, आपका ऑरा वीक हो रखा है इस टाइम पे, आपका शरीर कमज़ोर है, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी उसी एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से निकल रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो सोचो कैसा इफेक्ट आया होगा। अगर आप वो स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना कि प्लीज़ हमें वो स्टोरी सुनाएं, मैं याद से वो स्टोरी अच्छे से पढ़कर आपको दोबारा सुनाऊंगी। ऐसी कोई स्टोरी अभी तक कवर नहीं हुई है, वो स्टोरी मेरे ईमेल पे पड़ी है, आई रिमेंबर प्रिसाइजली, बट मैंने वो पूरी पढ़ी भी नहीं है। वो पूरी पढ़ूंगी, उसको पूरा रिसर्च करूँगी, ईमेल्स आगे पीछे होंगे, फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।
और आपको ये चीज़ भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे लोग अपने ऊपर उबलता हुआ पानी फेंकते हैं, अपने आप को मारते हैं। कई लोग तो उन जंजीरों को भी तोड़ देते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अच्छे से दीवार से बंधी हुई जंजीरों को तोड़ लेते हैं और फिर खुद पे ही मारते हैं। इतना ज़्यादा कष्ट देते हैं अपने शरीर को, इतना कष्ट देते हैं कि पूछिए मत। अब जब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक कम्युनिटी हीलिंग है, ये एक वैलिडेशन थेरेपी है, वो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे भी थोड़ा-सा झुठलाता हुआ क्यों लगता है, क्योंकि जैसे ही वो संकट वाले ठीक होते हैं, उन्होंने जो अपने आप को मारा है, अब मारना वाला भी छोड़ो, सबसे पहले उबलते हुए पानी का एग्जांपल लेते हैं। जो लोगों ने उबलता हुआ पानी अपने ऊपर गिराया होता है, वो जलते कैसे नहीं है? उनको कुछ होता कैसे नहीं है? उनके शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं होता? और वहीं पर जिन लोगों ने अपने आप को ऐसे ज़ोर-ज़ोर से संगली से मारा है या फिर ऐसे लोहे से मारा है, सिर पटके हैं अपने, वो अभी तो खून निकल रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी राहत होती है, वो निशान गायब हो जाते हैं, धीरे-धीरे हील हो जाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी आप राजस्थान जा रहे होंगे और आपका मन बनता है कि आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है, तो वहाँ जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें ना तो सिर्फ उनके पूरे नियम, उधर का पूरा प्रोसेस बताया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए ना नहीं। पूरी वीडियो हम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मल्टीपल टाइम मेहंदीपुर बालाजी का जिक्र किया है कि उनको वहाँ जाके सोल्यूशन मिला, एंड आई एब्सोल्युटली बिलीव कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, एनर्जी है। बट आपका क्या कहना है कि ये लोगों का पागलपन है, दिमागी बीमारी है, या एक्चुअल में भूत और प्रेत होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर आप बालाजी पे बिलीव करते हैं तो जय बालाजी लिख के ज़रूर जाइएगा। अगली स्टोरी में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय बालाजी।